हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों क्लास 10 का हाफ ईयरली एग्जाम जो आप लोग का फर्स्ट टर्मिनल को जो एग्जाम होने वाला है उसका दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ जो आप लोग का क्लास एग्जाम की दृष्टि में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ये वीडियो भी शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए। सबसे पहला प्रश्न है, यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ है और वक्रता त्रिज्या आर है तो इसमें क्या संबंध है। तो दोस्तों एक तो आप लोग को याद रख लीजिए, एक तो फॉर्मूला होता है एफ बराबर आर बाई टू होती है फॉर्मूला, यानी कि जो ये फोकस दूरी होती है ना, वक्रता त्रिज्या होती है फोकस दूरी की आधी होती है। तो एफ बराबर आर बाई टू आप लोग को देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है एफ बराबर आर बाई टू। तो एक कैंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एफ बराबर आर बाई टू। नेक्स्ट 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। तो प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम है और अपवर्तन का भी 2 नियम है। तो दो का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 नियम है। 3 नंबर प्रश्न देख लीजिए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा काल्पनिक और सीधा बनता है। तो 3 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है, वाहनों के पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। पार्श्व मतलब होता है पीछे, पीछे देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, यानी इसको साइड मिरर के रूप में भी बोल सकते हो। तो साइड मिरर के रूप में दोस्तों उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो 4 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो लेंस बनाने में यहाँ पे दोस्तों मिट्टी का प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो 5 का आंसर हो जाएगा आप लोग को मिट्टी। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो 6 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीधा। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए, यदि एफ का मान 12 सेंटीमीटर रहे तो आर का मान क्या होगा। अभी मैंने आप लोग को बता दिया कि एफ बराबर क्या होता है, फॉर्मूला आर बाई टू होता है। अगर आर निकालना होगा तो 2f होगा। तो 2 गुना एफ का मान है 12, तो 12 2 गुना हो जाएगा तो 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 24 सेंटीमीटर। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, वाहन के अग्रदीप के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अग्रदीप मतलब होता है हेडलाइट के रूप में आगे देखने के लिए। तो आगे देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु को प्रतिबिंब कैसा होता है। तो अवतल लेंस के सामने जो वस्तु को प्रतिबिंब होता है हमेशा आभासी और सीधा बनता है। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर डायरेक्टर किसका मात्रक है। तो डायरेक्टर दोस्तों लेंस की शक्ति के ऐसा ही मतलब डायरेक्टर होता है। तो 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डायरेक्टर। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए, मैंने दो डायरेक्टर क्षमता वाले लेंस के फोकस अंतर क्या होगी। तो लेंस के फोकस अंतर एफ निकालना है। तो एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/p होता है। तो 1/p का मान 2 है, 2 से भाग देंगे तो 0.5 आ जाएगा, मीटर में आएगा। इसको हम लोग को मीटर में आंसर नहीं दिया है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करना होगा। तो 0.5 पॉइंट हटा लेंगे तो नीचे 10 होगा। अब इसको पॉइंट भाग देंगे तो 100 हो जाएगा। देख एक तो 0 काटा, 10 5 कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर डी है। तो 11 का आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर डी 50 सेंटीमीटर होगा। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर, आँख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं। तो आँख का जो रंगीन भाग होता है उसको कहते हैं आइरिस। 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आइरिस होगा। 13 नंबर प्रश्न, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे क्या कहते हैं। उसे हम लोग रेटिना या दृष्टिपटल भी कहते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 14 नंबर प्रश्न, दिए गए समीकरण में कौन सी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। तो दोस्तों अगर यहाँ देख लीजिए, एक पदार्थ दोस्तों 3 पदार्थ में टूट रही है। जब टूटना को कहते हैं हम लोग वियोजन और जोड़ना को कहते हैं संयोजन। तो 14 का आंसर हो जाएगा वियोजन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे Na में 2 है, यहाँ पे Na में एक कुछ नहीं, एक है, ये संतुलित नहीं है। यहाँ आप लोग का देख ले सकते हो, ऑक्सीजन का 4 है और यहाँ ऑक्सीजन का 3 2 6 है, ये भी संतुलित नहीं है। ये वाला भी तो देख के ही संतुलित नहीं लग रहा है। लेकिन डी नंबर आप लोग का देख लीजिए, Zn SO4 CuC, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 15 का डी नंबर संतुलित होगा। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, दिए गए समीकरण में किस पदार्थ का उपचयन और अपचयन हो रहा है। उपचयन मतलब होता है ऑक्सीजन जोड़ना और अपचयन मतलब ऑक्सीजन हटना। तो यहाँ अगर देख सकते हो, उपचयन मतलब ऑक्सीजन जोड़ना। यहाँ दोस्तों यहाँ पे किसका उपचयन हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो उपचयन यहाँ पे देख लीजिए PbO है और यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था, यहाँ Pb का हट गया, यानी कि Pb किसके हुआ, हट गया है। तो ऑक्सीजन हटना को होता है अपचयन, यानी कि Pb के क्या हुआ, हम लोग का अपचयन हुआ है। तो Pb का यहाँ देख लीजिए अपचयन हुआ है और यहाँ Cu का था, Cu के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया, यानी कि Cu का क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 16 का बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला 17 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, चलिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ। 17 नंबर प्रश्न, विकृत गंधिता कौन सी अभिक्रिया के कारण होती है? तो विकृत गंधिता एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 18 नंबर, चूने में सफेदी करते समय चूना में पानी डालने पर ऊष्मा निकलती है, इसमें कौन सी अभिक्रिया होती है? तो इसमें एक प्रकार का होता है हम लोग को ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग भूरा हो जाता है, इस प्रकार की क्या अभिक्रिया होती है? तो 19 का अगर देख लो, लोहे की कील को Fe, कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4, इसको अगर डाल देंगे तो FeSO4 बनेगा और Cu को क्या कर देती है? विस्थापित कर देती है, यानी कि विस्थापन अभिक्रिया होगा। 19 के आंसर हो जाएगा सी नंबर, विस्थापन। 20 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक सूचक है? तो प्राकृतिक सूचक यहाँ लिटमस होता है, लिटमस, हल्दी, ये सब होता है प्राकृतिक सूचक। 21 नंबर प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन अच्छा, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं हो जाएगा? लिटमस पत्र डालने पर लाल नहीं होगा, तो अम्ल नीला लिटमस को लाल करता है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कौन वाला लाल नहीं होगा? तो ये भी अम्ल है, ये भी है, किंतु ये वाला नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 22 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दिए गए किस लवण का क्रिस्टलीकरण का जल मौजूद है? तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोग ऑप्शन नंबर सी CuSO4 इंटू 5H2O। 23 नंबर प्रश्न, अग्निशामक यंत्र में किस लवण का उपयोग किया जाता है? NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। 24 नंबर प्रश्न देख लीजिए। जल की अनुपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अपना गुण प्रदर्शित नहीं करता है, क्यों नहीं प्रदर्शित करता है? क्योंकि उसमें H+ आयन अलग नहीं होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। 25 नंबर प्रश्न, पदार्थ ABCD का pH मान 2, 7, 2, 7, 14 है, इनमें से कौन सा अम्ल है? तो अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, तो 7 से कम ऑप्शन नंबर 2 है। तो 2 फर्स्ट में है, तो फर्स्ट में ऑप्शन नंबर ए है, तो 25 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न देख लीजिए। आज के इस सेशन में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही VBA करा दूंगा। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। VBA क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में आएगा। इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? यहाँ देख लीजिए, सूर्य का प्रकाश है, यहाँ चाइना डिश है, यहाँ सिल्वर क्लोराइड है। अगर देखा जाए तो यहाँ आप लोग को वियोजन अभिक्रिया हो रही है। 27 नंबर प्रश्न देख लीजिए। शरीर में उत्पन्न हानिकारक अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। 28 नंबर, प्रकाश संश्लेषण में होने वाली ऑक्सीजन गैस किस यौगिक के टूटने के फलस्वरूप प्राप्त होता है? तो ये आप लोग को जल के टूटने से प्राप्त होता है। 29 नंबर, अमीबा में किस प्रकार का पोषण है? तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिका में प्राणी संभोजी संपोषण होता है। 30 नंबर प्रश्न, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न देख लीजिए। श्वसन प्रक्रिया में पायरुवेट का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में विखंडन कहाँ होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। 32 नंबर देख लीजिए। पौधों में जल और खनिज लवण का संबंध किसके माध्यम से होता है? ये जाइलम के माध्यम से होता है। 33, किसी समष्टि अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आवश्यक है? तो ये जनन की प्रक्रिया आवश्यक है। नेक्स्ट 34 नंबर में किस प्रकार का जनन है? ये आप लोग का प्लेनेरिया का चित्र है। अगर इसको बीच में 3 टुकड़ा काट देंगे तो ये 3 तो अलग अलग जीव में होता है, तो इसको कहते हैं पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन भी कहते हैं। तो 34 के आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुनरुद्भवन। 35 नंबर प्रश्न देख लीजिए। परागकण का एक पुष्प से दूसरे पुष्प में स्थानांतरण को क्या कहते हैं? परागकण का एक पुष्प रहेगा, उस फूल का दोस्तों परागकण होगा, मेल पार्ट, तो दूसरा में ट्रांसफर होगा, उसको कहते हैं हम लोग कहते हैं परागण कहते हैं। सेम फूल में ट्रांसफर होता है तो स्वपरागण होता है, और दूसरा फूल में जाता है तो परपरागण कहलाता है। 36 नंबर प्रश्न देख लीजिए। भ्रूण को मां के गर्भाशय में किस भाग में पोषण मिलता है? ये आप लोग का प्लेसेंटा होगा। एक उत्तम ऊर्जा की क्या विशेषता होती है? इसके आंसर हो जाएगा, वो प्रति एकांक द्रव्यमान कार्य अधिक करे, इसलिए विशेषता होती है। 38 नंबर, पवन ऊर्जा का उपयोग करने के लिए पवन चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर पर घंटा होनी चाहिए। नेक्स्ट 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन समाप्त ऊर्जा स्रोत? समाप्त मतलब होता है जो समाप्त होने वाला है, तो यहाँ आप लोग का कोयला समाप्त होने वाला है। प्राकोष में क्या पाया जाता है? तो प्राकोष में पाया जाता है परागकण पाए जाते हैं।